स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो लगातार वीडियो बना रहे हैं फिलहाल, समझ गया। आप अलग से पढ़ रहे होंगे हाँ कि लेक्चर खत्म हो गया, आप लगातार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि फंक्शन का डोमेन इसका क्या है बाबू? ऑल रियल नंबर। और कोडोमेन भी क्या है? ऑल रियल नंबर। और फंक्शन ये है, वही पूछ रहा है, क्वेश्चन पूरे नहीं लिखा हुआ, वही पूछ रहा है। समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है? वही फंक्शन क्या क्या है। हाँ तो बताओ क्या है? अरे बताओ क्या है इसका रेंज क्या होगा? अब रेंज ऑल रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ऑड पावर का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। इवन पावर का रेंज क्या होता है? सबसेट टू आर। 2-3 बार तो बता रखे हैं। जहां पर देखो ऑड पावर रेंज समझो कि ऑल रियल नंबर आने वाला है, मतलब कि ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ गया? ऑन टू फंक्शन हो गया तो क्या लिखा हुआ है? फंक्शन हैज फंक्शन एफ एक्स हैज क्या है? ऑड पावर है इसके पास। सो रेंज इज, सो इट्स रेंज इज ऑल रियल नंबर। हाँ इसको लिख दो ना। सो रेंज इज रियल नंबर, जो क्या है? कोडोमेन के बराबर है। समझ गया? दैट मीन्स क्या आ गया? ऑन टू फंक्शन बन गया। ऑन टू फंक्शन बन गया। अब किस पे सोचा जाए? मेनी या वन वन? मेनी और वन वन के लिए क्या करना? फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। यही ना बताए थे कि फंक्शन को क्या करो आप? डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या कर दिए? नाउ एफ डैश एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर तुझको दिखाई दे दिया, तुझको 4x दिखाई दे दिया, और यहाँ सिंपल 5 दिखाई दे दिया। तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो इसका रूट देख लेते हैं। अगर इसका रूट आ गया तो मतलब पॉजिटिव निगेटिव जरूर आएगा। जैसे मान के चलो रूट आ गया 1 और 2, तो 1 और 2 लगा लेते प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, तो मेनी वन हो जाएगा। अगर रूट नहीं आता है, देखते हैं रूट क्या आता है इसका। डी देखते हैं। ए इक्वल टू क्या है? 3। डी इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4, ए के नाम पर ये सी। इसका तो डी निगेटिव तुझको दिखाई दे दिया। ए ग्रेटर देन 0 डी निगेटिव, ए ग्रेटर देन 0 डी निगेटिव। इसके मतलब ये जो ग्राफ होगा ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ क्या करेगा? ऑलवेज इंक्रीज करेगा। समझ रहे ना? ए ग्रेटर देन 0 डी निगेटिव। एक्स का हर एक वैल्यू पे, एक्स का हर एक वैल्यू पे ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीज ही करते चला जाएगा। बताए ना कि ए ग्रेटर देन 0 डी निगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक हमेशा इंक्रीज करेगा, चाहे एक्स का वैल्यू तुम कुछ भी दे ले। समझ गया? तो क्या इट इज हेंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो क्या आ गया? 1 फंक्शन आ गया। देखो एक बच्चा का माइंड में क्या आ रहा है, सो सुनो। करेगा अच्छा अभी तो आप बता, अरे अरे आ गया, तू भी आ गया, आजा बेटा, आजा तू। हाँ तो फिर वायर खींचेगा मेरा। हाँ देखना यहाँ पे अभी तुम लोग क्या सोच रहा होगा कि एफ डैश एक्स, फिर तो आप बोले इसके लिए तो एक्स ऑल रियल नंबर है, इसके लिए एक्स क्या है? ऑल रियल नंबर। तो अब तो पाराबोला बन जाएगा। कहेंगे भैया डिफरेंशिएशन करके लाए, रियल में जो आपका ग्राफ है ये वाला है, ये डिफरेंशिएशन वाला है। तो फंक्शन जो चेक करते हैं हम रियल वाला चेक करते हैं। समझ गए बात को? अगर पिछला क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं जो अभी करवाएं, वो क्या था? एक्स स्क्वायर टाइप का क्या था पिछला क्वेश्चन? आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अगर इसका देखो डिफरेंशिएट कर देते तो 2x माइनस 4 रहता है। एक स्ट्रेट लाइन बन गया लीनियर टाइप का, तो ऑल रियल रेंज आ गया। देख रहा है? लीनियर टाइप का आ गया ना, तो फिर तो पाराबोला बनाया ही नहीं, ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो जो रियल फंक्शन का ऐसा चेक करते हैं, समझ गया? तो ऐसा अगर क्वाड्रेटिक बनाइएगा, इसके बारे में सोचने लगे पाराबोला बनेगा, नहीं, इसका फिर तो ऐसे चेक करते हैं। हाँ फंक्शन का रियल का देखते हैं। सब इसलिए बता देते हैं कि खुद कंफ्यूजन में फंसे हैं बनाने के दरमियान। समझ गया बात? हो गया रिसाला ये। लेकिन गलती से सीखते हैं। किताब बनाइएगा, बार बार सीखिएगा। बार बार बोल रहे हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन बनाओ, सारा गजब का सीखेगा। समझ गया बात को? बहुत कुछ सीख के निकलेगा कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम बनाएगा तभी होगा, लेक्चर देखने से नहीं होगा। तो अच्छा ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। वही विराट कोहली वाला कहानी होगा, बता रखे हैं कल। वो स्टोरी बार बार तुझको रिकॉल करवा रहे हैं कि बिल्कुल सच्चाई बताए थे स्टोरी। वो तब यूज करो कि देखने से कुछ नहीं होने वाला। खेलना नहीं सीख जाएगा विराट कोहली का बैटिंग देख देख कर। हाँ आइडिया हो जाएगा, बोले को इस शॉट को तो ऐसे मारा था, जो बैटिंग करते रहता है मैच देखता है तो ऐसे मारता इस शॉट को, बस उतना ही कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, लेकिन कर खुद नहीं सकता तुम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अरे क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए? हाँ, ये तो 1 1 फंक्शन हो गया। अच्छा, तो ओवरऑल क्या बन गया? 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कोडोमेन आपका क्या है? R, और रेंज भी आपका R है। कैसे? वो आपको पता है, ऑड पावर है। हाँ, अब मेनी 1 और 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। ये तो पता चल गया ना कि ऑन टू फंक्शन है, पता चल रहा है ना पक्के से। अब क्या चेक करते हैं? एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो बड़ा तेजी से बना लें। क्या आ जाएगा? 6x² दिखाई दे रहा, यहाँ से उनका क्या 12x दिखाई दे दिया, और यहाँ से -18 समझ गया। अब चाहो तो कॉमन को लेकर भगा दो, क्या आ जाएगा? x² - 2x और -9। हाँ, ये 6 कहाँ गया? भाड़ में गया। कहाँ गया हमको भी नहीं पता। हाँ, अरे जीरो में चला गया, अलग बात है, जीरो लेकर नहीं बनाते। हाँ, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा x - 3 और आपका आ जाएगा x + 3। समझ रहे बात को? तो आ जाएगा x² - 3x। अरे नहीं, गलती आ रहा है क्या? रूट कितना आ रहा है आपका? अच्छा, +1 आएगा ना, एक आएगा +1 आपका। चल +1 किसे आएगा? यहाँ 6, अरे यहाँ पर 2 आएगा ना, अरे सॉरी 3 आएगा ना यहाँ। अरे 6 कॉमन नहीं था, 3 आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका? +1 ना। अरे यहाँ से भी सॉल्व करता तो वही आता, समझ रहे ना बात को? यहाँ से भी वही आता। तो क्या आ जाए? इसको नंबर लाइन पे दिखा देंगे, रूट आ गया ना, तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया -1, यहाँ से आ गया 3, मतलब प्लस माइनस प्लस। फंक्शन कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा, कभी प्लस होगा। समझ रहे? मेनी 1 फंक्शन जैसे ही रूट आ गया तो मेनी 1 फंक्शन में चला गया, क्योंकि कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी निगेटिव हो जाएगा। और जैसे देखा था A> 0 D नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव चला होता चला गया। समझ गया? तो क्या हो गया? मेनी 1 फंक्शन। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया? मेनी 1 ऑन टू फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि इफ द फंक्शन दिस इज नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? कि मेनी 1 नहीं है। समझ गया? नहीं, मेनी 1 है, 1 1 है। क्या होगा? नॉट इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? कि इंजेक्टिव नहीं है, मतलब मेनी 1 है। समझ गया? मतलब क्या है? मेनी 1 है। नॉट इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? कि इंजेक्टिव का मतलब क्या आ गया आपका? 1 1। नॉट इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? मेनी 1। समझ गया? ये जो फंक्शन है कैसा है आपका? मेनी 1 है। फॉर वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जब जब लेंगे तब ये वैल्यू क्या होगा? मेनी बनेगा। बाकी इसके अलावा 1 1 हो गया होगा। समझ गए? देन तब b का वैल्यू क्या आएगा? समझ गए? तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये x का वैल्यू 1 हो गया, ये x का वैल्यू 0 हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो बोल रहा है, ये तो पता है कि अपने पाराबोला बनेगा ग्राफ। समझ गया? तो बोल रहा है 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में अगर ये ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या रहेगा? मेनी 1 फंक्शन रहना चाहिए। समझ गए? तो देखते हैं कैसे। और ये ग्राफ बताओ क्या 0 और 1 के बीच में है? ये 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में तो क्या है? मेनी 1 फंक्शन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, तो ये ग्राफ आपका क्या है? सही। सिर्फ ग्राफ पूछते जाएंगे, वो बताते जाना। हाँ, हम अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं ग्राफ। क्या ये क्या 0 और 1 के बीच में क्या ये 1 1 है या मेनी 1 है? 0 और 1 के बीच में सिर्फ बोलना मेनी 1 है या 1 1 है? 1 1 है। बिल्कुल सही बोला। क्यों? कि 0 और 1 के बीच में मतलब क्या है? सिर्फ इतना पार्ट है, जबकि बनाए हैं ग्राफ पाराबोला क्या ही बनाए हैं। समझ गए? ये भी पाराबोला, ये भी पाराबोला है। तो क्या 0 और 1 के बीच में सिर्फ इतना वाला पार्ट है जो क्या है? सिर्फ इंक्रीज करते जाएगा। कि ग्राफ पर कोई भी पॉइंट अगर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। मतलब कि 0 और 1 के बीच में ये पाराबोला, 0 और 1 के बीच में ये पाराबोला आपका मेनी 1 फंक्शन नहीं है। माने इस कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन सूट नहीं खाता है। चलो इसी में एक कोई और पाराबोला बनाते हैं। ये क्या है? सॉरी, इसको और अच्छा तरीका से बनाते हैं थोड़ा हम। इसका जो वर्टेक्स खींचना चाह रहे हैं ना, तो मेरा दर्द नहीं समझ रहा हूँ। जो बनाना चाह रहे हैं वो बना नहीं पा रहे हैं, बस बनी में है। चलो हाँ सही है। इसका वर्टेक्स मान लो यहाँ पे है। हाँ, थोड़ा आप मेरा दर्द को समझना। वर्टेक्स को थोड़ा जैसे इस तरफ है, ये वर्टेक्स को इस तरफ। क्या ये 0 और 1 के बीच में मेनी 1 है या 1 1 है? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में सिर्फ ये वाला पार्ट है 0 पर। तो क्या ये देखो ना, ये 1 1 फंक्शन आ गया। कोई भी लाइन खींचो, समझ रहे? ये 1 1। अच्छा, मतलब कि ये भी नहीं है। समझ गया?
अब देखना क्यों ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्टेक्स जो इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है 0 के इस तरफ है और 1 के इस तरफ है, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब क्या रखते हैं, वर्टेक्स को ऐसे रखते हैं, आप मेरा दर्द को समझना। हाँ, मेरा दर्द ये है कि तुम मेरा दर्द को समझने की कोशिश करना। वर्टेक्स अगर यहाँ पर रखे हैं, तुम मेरा सिर्फ दर्द को समझना। हाँ, इसे वर्टेक्स तो लग रहा है यहाँ पे है, बट और कोशिश करते हैं इसको सही बनाने का। अबर सही है क्या, समझ में? वर्टेक्स यहाँ है तो क्या ये मेनी वन है या 1 1 है? मेनी 1 1 है। अरे 1 1 है, देखो ना 0 और 1 के बीच में क्या हो गया, 0 और 1 के बीच में। हाँ समझ रहा, वर्टेक्स पहले वर्टेक्स इस तरफ है, इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर वर्टेक्स अगर वर्टेक्स को यहाँ पे रखता है तब पर भी क्या आ जाएगा, माने कि ये चारों कंडीशन अलग अलग है, सिर्फ यही कंडीशन है जो सही। हम इसलिए चेक करना चाह रहे थे कि जब बी का कंडीशन लगाएंगे कि तो 0 या 1 वैल्यू लेंगे या नहीं लेंगे। तो सोच रहा जब x का वैल्यू एग्जैक्ट, x का वैल्यू अगर एग्जैक्ट 0 लिए हैं तब पर भी 1 ही 1 फंक्शन आया है। एग्जैक्ट का वर्टेक्स का वैल्यू एग्जैक्ट अगर 1 लिए हैं तब पर भी वैल्यू क्या आया है, 1 1 फंक्शन आया है। वर्टेक्स अगर इस तरफ लिए हैं तब पर भी 1 1 आया, वर्टेक्स अगर इस तरफ लिए हैं तब पर भी 1 1 आया। अब वर्टेक्स को एग्जैक्ट x पर 0 और y पर x पर 1 लिए हैं तब पर भी 1 1 फंक्शन आया। तो मात्र एक ऐसा कंडीशन है कि वर्टेक्स 0 और 1 के बीच में रहा, वर्टेक्स क्या बोल रहे हैं 0 और 1 के बीच में रहा, तभी आपका मिनी 1 फंक्शन आएगा। वर्टेक्स क्या बोले 0 और 1 के बीच में रहेगा, ये वर्टेक्स क्या बोल, बार बार बोल रहे हैं, वर्टेक्स 0 और 1 के बीच में रहेगा तभी क्या कहलाएगा, मेनी 1 फंक्शन कहलाएगा। अगर वर्टेक्स एग्जैक्ट 0 पर आ गया तब पर भी वो मेनी 1 नहीं कहलाएगा। देख रहा, वर्टेक्स एग्जैक्ट 0 पर आ गया तब पर भी मेनी 1 नहीं कहलाएगा, वर्टेक्स एग्जैक्ट अगर 1 पर आ गया तब पर भी नहीं कहलाएगा। समझ रहा? तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको याद होगा -b/2a और -d/4a, आपको याद होगा। समझ गए, आपको याद होगा। तो ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो गया, समझ गए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सब तो आप बना लीजिएगा, काट कूट दीजिएगा, जो करना होगा कर लीजिएगा। हाँ, तो x जो है क्या बोला, 0 और 1 के बीच वेरी करना चाहिए। समझ गए, x जो है इंटरवल क्या है, 0 और 1 के बीच वेरी करना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है ना, -b/2a, तो -b/2a है जो 0 और 1 के बीच ही सिर्फ हम वेरी करवाएंगे। हाँ, ग्राफ तो 0 और 1 के बीच जरूर बनाए हैं, लेकिन जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है 0 और 1 के बीच ओपन ब्रैकेट के साथ काम करेगा। समझ रहे ना? अगर क्लोज ब्रैकेट कर देने का मतलब क्या है कि वर्टेक्स जो है 0 पर भी आया होगा, इसके लिए क्या बना लिया था, 1 1 फंक्शन बना लिया था। अगर एग्जैक्ट 1 पर ले लिए, ये बात समझ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या करो, उसका पॉज करो, अच्छी करो ना। हाँ, यहाँ देखना, अब क्या आ गया, 0 से बड़ा -b/a, तो -b के नाम पर तो -b ही आएगा। हाँ, b के नाम पर तो b ही है। हाँ, b के नाम पर, अच्छा -b, अच्छा -b/2a, अच्छा -b, तो माइनस लगाते हैं, क्या बन जाएगा, +b बन जाएगा ना, b/2 -b/2a। सर इसका क्या होगा, x का कोफिशिएंट ये वर्टेक्स ये लगाए -b/2a, यहाँ पर क्या आ जाएगा, b/2a, 2a के नाम पर क्या आ जाएगा 1, a के नाम पर क्या हो गया 1, और ये देखो यहाँ पर प्लस कैसे बन गया, ये माइनस पहले ले, अगर मान चलो b/2a रहता तब यहाँ पर -b लग जाता, लेकिन ये माइनस पहले से है, समझ गया, अलग बात है। लेकिन अब इसके स्थान पर समझ गया -b आ जाएगा। समझ रहा है इस बात को, क्योंकि फंक्शन -b/a है ना, तो एक ये तो माइनस पहले से वाला था, एक इसका माइनस, तो क्या बन जाएगा +b/2a, और क्या आ गया 1, तो b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू पूछ रहा था ना b, हाँ, तो 0 और b1, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 0 और 1 के, सॉरी 2 होगा ना यहाँ, 0 और 2 के बीच का था। आंसर क्या आ गया, हाँ 0 और 2 के बीच में का आंसर, सॉरी गलती हो गया, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा था। आपका ये ले लिए -b/2a से क्या आ गया 1,
तो माइनस बी बाई टू एक मतलब तो यही हो गया। हाँ तो आगे आपका, अब कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, हाँ तो माइनस बी बाई टू और यहाँ पर आ गया 1, तो ये इस तरफ अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 और माइनस बी और क्या आ गया आपका 1 सॉरी 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 और बी इस तरफ क्या आ गया आपका -2, तो आंसर क्या आ गया, बी का वैल्यू क्या आ गया -2 से 0, -2 से 0 आपका सी आंसर हो जाएगा। माइनस बी, हाँ तो वो तो आ ही गया, समझिए बात को, यही आंसर है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको बता देते हैं हाँ अगला क्या आंसर क्या है, हम कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है, हम चेक कर लेते हैं, समझिए मिस्टर। हाँ देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया आपका 0 से 3, को डोमेन क्या हो गया 1 से 29 तक, फंक्शन ये है। हाँ तो आप अगर फंक्शन आज ये नहीं बोल सकते कि ऑल रियल नंबर इसका रेंज होगा, क्यों, ऑल रियल नंबर रेंज कब बोल सकते हैं, जब एक्स का वैल्यू ऑल रियल नंबर रख दें। अभी कटम छट्टम हो गया, डोमेन आपको 0 और 3 ही रखना पड़ेगा सिर्फ, समझ गए बात को, 0 और 3 रखना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं 0 और 3 के बीच में इसका रेंज क्या हो रहा, समझ गए, तो रेंज इसका निकाल लेते हैं, इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा आपका, और एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा आपका, एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 रखना 27, 27 2 की 54, हाँ हो जाएगा, 3 रख रहे हैं ना 27, यहाँ पर रखने पर क्या आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 54 हो गया ना, यहाँ पर 3 अगर रखते हैं तो कितना 9, 235 कितना, थोड़ा सा पूछ करो आपका, ये 29 का स्थान पर 28 है, समझ गए। जब इसको एफ ऑफ 3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 28, तो इसका रेंज कितना आ गया, इसका रेंज कितना आ गया, ये 0 से 28 ही आ गया, तो 0 पे 1 आ गया और 3 पे कितना आ गया 28 आ गया, तो मतलब क्या आ गया, को डोमेन के बराबर आ गया, मतलब कि क्या आ गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया आपका, हो गया। अब चेक करते हैं 1 1 मिनी 1 वगैरह वगैरह करके क्या कहते हैं, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, समझ गए, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा 6x² आपको दिख रहा है, 6x² माइनस 30x और प्लस क्या आ जाएगा 36, हाँ आप यहाँ 6 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6, बात अगर 6 कॉमन लीजिएगा तब पर भी वही रूट आएगा, ऐसे भी वही रूट आएगा, हाँ तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाता है, ले लेते हैं 2 और 3 के बाद प्लस माइनस प्लस आ गया, देखो ना, ये 0 से 3, 0 तो कहीं इधर ही होगा, तो 0 से 3 के बीच में कभी फंक्शन प्लस कभी फंक्शन माइनस होगा, ये तो 2 और 3 के बीच में ही फंक्शन प्लस माइनस हो गया, तो 0 तो इसी तरफ होगा, तो इसके भी मान सकते हैं 0 अगर यहाँ पे होगा तो इस तरफ तो प्लस ही होगा, सर माइनस इन्फिनिटी से 2 के लिए ही प्लस आ गया था, 0 से 2 के लिए भी तो प्लस ही आएगा, हाँ तो प्लस 2 से 3 के लिए माइनस 3 से इन्फिनिटी के लिए ये रह गया, हाँ तो प्लस माइनस तो ये मिनी 1 आते रहेगा, मिनी 1 अगर डोमेन मान के चलो दे देता कि 3 से इन्फिनिटी, हाँ 3 से, तो 3 से इन्फिनिटी के लिए सिर्फ प्लस रह जाता, या डोमेन आपको दे देता 2 से 3 सिर्फ अगर डोमेन दे दिया रहता तब सिर्फ निगेटिव आ जाता, तब पर भी 1 1 फंक्शन हो जाता, या माइनस इन्फिनिटी से 2 दे दिया रहता तब पर भी 1 1 फंक्शन आ जाता, समझे, क्योंकि एक ही तरफ साइन रहता ना, तो मिनी 1, तो आंसर क्या आ गया 1 1 एंड ऑन 2, नहीं गलत है, 1 1 तो आया नहीं, ऑन 2 बट नॉट 1 1 सही है, ऑन 2 तो है बट 1 1 नहीं है, हाँ तो ये आंसर आ गया, ये देखते हैं 1 1 तो है ही नहीं, हाँ पहली बात, नाइदर 1 1 नोर ऑन 2 है, आंसर आपका ये हो गया, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए फंक्शन क्या है कि इफ एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, अब बोल रहा है क्या कि 1 1 फंक्शन है, समझ गए, ये क्या बोल रहा है कि 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन ये पहले ऑलरेडी बोल रखा है, समझ गए, तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, या तो ग्राफ इंक्रीज ही करना चाहिए, ग्राफ क्या करना चाहिए डिक्रीज ही करना चाहिए, जब क्यूबिक का ग्राफ तो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, कभी भी आएगा तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, समझ गए, तो क्या करता है डोमेन को कट किया होगा तभी बनाया होगा, तो बोल रहा है उसी में कि x का वैल्यू क्या होगा, तो पहले 1 1 का कंडीशन लगा लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अरे 1 1 जब भी बोलेगा तो डिफ्रेंशिएट तो करेंगे फंक्शन को ना, तो ये मान लेते हैं कि f(x) है, समझ गया, f(x) तो f'(x) अपना मन से इसे कर लें, तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3 4a माइनस 7 और इस तरफ x² हो जाएगा, हाँ ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ये कांस्टेंट बन गया हमारे लिए, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो क्या आएगा 3x² आ जाएगा, x³ का 3x² आता है ना, वही लिख रखे, इस तरफ क्या आ गया 2 3a माइनस 7 इंटू एक्स
और ये आ गया 3 और 2 का तो क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आपका क्या बन गया एफ डैश एक्स। अगर ये या तो पॉजिटिव ही रहे या तो निगेटिव ही रहे, समझ गए ना, क्या रहे, या तो पॉजिटिव रहे या तो निगेटिव ही रहे, क्वाड्रेटिक का वैल्यू या तो पॉजिटिव रहे या तो निगेटिव रहे, तभी क्या हो पाता है ये, तभी ये क्या हो पाता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा, समझ गए, तभी ये क्या कहलाएगा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अगर इस क्वाड्रेटिक का मान के चलो अगर रूट आ गया, अगर इसका रूट आ गया तब तो फंक्शन में नहीं 1 हो जाएगा, तो इसको रूट आने ही नहीं देंगे। अगर रूट आने नहीं देंगे तो मतलब d लेस देन 0 होना चाहिए पक्के से। ये बात सोच रहा कि रूट आएगा ही नहीं, रूट आएगा ही नहीं, रूट जैसे ही आ गया तो फंक्शन प्लस माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो रूट को आने ही नहीं देंगे। तो क्वाड्रेटिक का रूट नहीं आने का मतलब क्या है कि d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 होने का मतलब कि b स्क्वायर मतलब कि 4 3a माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के नाम पर 3 और c के नाम पर, अच्छा a के नाम पर तो ये आ गया ना, क्या कर रहे हैं यार, b स्क्वायर ये हुआ ना माइनस 4 a के नाम पर ये आ गया 3 4a माइनस 7 और c के नाम पर आ गया 3, तो क्या बन गया ये लेस देन 0 कर लें, समझ गया। तो ये 4 से 4 उड़ा दें, तो कौन 4 कॉमन ले लिए, उड़ गया तो बच गया क्या यहाँ पे 3a माइनस 7 का होल स्क्वायर और 3 3 जा 9 4a माइनस 7 लेस देन 0, तो यहाँ से कितना आ गया 9a स्क्वायर आ गया माइनस 2a बीस माइनस 42 आ जाएगा, माइनस 42 से सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, 54 आ रहा, 7 है या 9 है, यहाँ 9 है यार, यहाँ क्वेश्चन में ना 9 है, समझ गए बात को। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 9, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 9, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 9, समझ गए बात को। तो 4a माइनस 7 कहाँ गलती कर दी है, थोड़ा पॉज करना, हम लोग सही था क्वेश्चन, हाँ हम लोग गलती क्या कर लिए थे, इसके स्थान पर लिखा हुआ था 7 जबकि इसके स्थान पर क्या लिखा हुआ था 9, हाँ तो सही है। अब समझ गए, बी स्क्वायर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर बन गया आपका, यहाँ पर सता है माइनस 40 ये बन गया और प्लस कितना बन गया 81, यहाँ से कितना आ गया 36a और यहाँ से क्या आ गया 63 लेस देन 0। जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 19a प्लस 144 लेस देन 0। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन लेते आ गया a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 लेस देन 0। तो रूट क्या आ जाएगा आपका a माइनस 2 और a माइनस 8 लेस देन 0। तो a का वैल्यू कितना सा आ जाएगा 2 से 8 आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो गया 2 से 8, समझ गए। तो आपको 1 1 फंक्शन बोल रहा था, डिफ्रेंसिएशन कर लिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या लगा लिए कि अगर इसका रूट आ गया तब तो वो कुछ पॉजिटिव निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो रूट आने ही नहीं देंगे, तो रूट नहीं आने देने का मतलब d लेस देन 0। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आपका IIT में क्वेश्चन पूछ रखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, समझ गए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्या डोमेन आपका R है, रेंज भी क्या, को डोमेन भी आपका क्या है R है, हाँ वेर R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू ए दे रखा है, तो फाइंड इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द ये ऑन टू, ये फंक्शन क्या दे रखा है बाबू कि ऑन टू है। अच्छा बताइए कि अगर ये फंक्शन ऑन टू है ये पक्के से को डोमेन के बराबर होगा, पक्के से क्या होगा को डोमेन के बराबर होगा, समझ गया। अगर ये को डोमेन के बराबर है तो रेंज इसका पक्के, इसके से रेंज इसका क्या होगा ऑल रियल नंबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गया क्या क्या बोल रहे हैं आपको, कि फंक्शन क्या बोल रखा है ऑन टू होने का मतलब को डोमेन बराबर रेंज, और को डोमेन आपका आर देख रहा है मतलब कि रेंज भी आपका ऑल रियल नंबर है। ये आपको पता चल गया, तो लिख देते हैं आपको, समझ गए कि ऑन टू का मतलब क्या आ जाता है कि रेंज बराबर को डोमेन, ये आपका गिवन में है, समझ गए बात को। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेंज आपका ऑल रियल नंबर पता चल गया, अब इसका क्या करते हैं हम लोग रेंज निकालते हैं, जिसका रेंज रियल में क्या है ऐसे ही क्या आ जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, समझ गए। ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बन रखा है एक्स स्क्वायर, तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं इसको y मानते हैं, तो y बराबर क्या आ गया अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें,
हाँ, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा और क्वाड्रेटिक बना लीजिए एक्स में, समझ गए। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इन एक्स पता कर लेते हैं ना। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाने के लिए क्या करेंगे कि आपको बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, हाँ, अल्फा प्लस 8y का एक्स स्क्वायर, हाँ दिख रहा ना, इस तरफ आ गया ना, माइनस 8y एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ लेते चले गए, हाँ, आ जाएगा प्लस 6 माइनस 6y इंटू का x माइनस 8 प्लस अल्फा y इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। समझ गया। हाँ बना लीजिएगा ना भाई, ये बना लीजिएगा आप लोग, हाँ कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्रॉस में। तो इसके बाद अपने को पता है कि लगाते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक का अस्तित्व को बचाने के लिए, समझ गए। तो अब क्या करते हैं कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या आ गया कि अच्छा 6 यहाँ पे से कॉमन ही ले लेते हैं, हाँ 6 इस तरफ कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पर 6 माइनस 6y था क्या, तो यहाँ पर 1 माइनस y बच गया। तो क्या करेंगे बी स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा 36 और 1 माइनस y का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, a के नाम पर अल्फा प्लस 8y और c के नाम पर माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस बना लें इसको, c के नाम पर निगेटिव आ गया तो पॉजिटिव बन गया, तो 8 प्लस अल्फा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन का पार्ट आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 9 बन जाएगा, 4 इसका उड़ा के लेते चले गए, क्या बन जाएगा 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ से आ गया अल्फा प्लस 8y और क्या आ गया यहाँ पर भी अल्फा, अच्छा अल्फा y है ना, 8 प्लस अल्फा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ना आपका। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आपको 9y स्क्वायर, हाँ। फिर क्या हो जाएगा माइनस 2y मतलब माइनस 18y, फिर क्या आ जाएगा प्लस 1, तो आ जाएगा क्या 9 प्लस इस तरफ से क्या आ जाएगा 8 अल्फा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 64y, समझ गया 64y, फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर y, फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन गया आपका। तो अब ये देखिए क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर y में बन गया, देख रहा, इसको हम d ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएं तो परफेक्ट क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक जो बन गया वो y में बन गया, देख रहा y यहाँ पर भी है, y स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्वाड्रेटिक इन क्या बन गया y। तो इसको चेक करते हैं, y स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा वो लिख देते हैं, आपको अच्छा तरीका से हम लिख देते हैं क्या क्या आ रहा है। 8 अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 8 अल्फा प्लस 9 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 8 अल्फा प्लस 9 y स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद आपका आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 46y, अल्फा स्क्वायर प्लस 46y, हाँ कर लीजिएगा आपको, एक देखिए अल्फा स्क्वायर बाई और 46y आ रहा होगा, मतलब 18y और 64y को जब कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, हाँ 18y प्लस आ रहा होगा आपका 8 अल्फा प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक आपको ऑलरेडी बोल रहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ऑलरेडी बोल रहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके मतलब क्या है कि d तो पक्के से लेस देन 0 होगा, समझ रहा ना कि ग्रेटर देन ए क्या हो जाएगा, ए आपका अगर ये कंडीशन रहता है कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है मतलब कि ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 नहीं क्योंकि 0 पर भी एक रूट बन रहा है, समझ गए। तो ए के नाम पर क्या आ गया 8 अल्फा प्लस 9 ग्रेटर देन 0, हाँ आपको क्वाड्रेटिक में ये सब बहुत पढ़ाए हैं, समझ गए। और डी लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया, इसको कर लेते हैं 8 अल्फा प्लस 9 ग्रेटर देन 0 ना, सही है ना। और यहाँ से क्या आ गया डी का मतलब बी स्क्वायर का मतलब कि ये प्लस 46 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए के नाम पर 8 अल्फा प्लस 9 और सी के नाम पर 8 अल्फा प्लस 9 और क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, समझ गए। तो यहाँ पर तो अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस 9/8 हो जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस 9/8, सही है। अब यहाँ से निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, इस पार्ट को सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा नहीं, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 46 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये आपका बन चुका है 2 8 अल्फा प्लस 9 का होल स्क्वायर बन गया है, देखो ना 8 अल्फा प्लस 9 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर।
तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर लें, हो गया ना ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करते हैं कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 46 ए और प्लस बी करते हैं कितना आ जाएगा, प्लस 16 अल्फा और प्लस 18। नहीं समझ में आ रहा, प्लस बी करेंगे ए प्लस बी मतलब कि ए ये वाला प्लस ये वाला क्वांटिटी, तो प्लस ये क्वांटिटी करते हैं 18 अल्फा और प्लस 18 आ गया। अब क्या करेंगे ए माइनस बी, तो ए का नाम पर ये, अब माइनस बी करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 16 अल्फा और माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 0। तब यहाँ से क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा और प्लस क्या बन गया 46 10 56 56 10 64 बन गया। और ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा और ये क्या बन गया 20 26 28 बन गया लेस देन इक्वल टू 0। तब रूट लिख लेते हैं, समझ गया क्या क्या रूट आ गया है आपका। सपोज हाँ, तो आपका ये क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका रूट क्या क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 8 और अल्फा माइनस 8, सॉरी इसका अल्फा प्लस 8 और अल्फा प्लस 8 होगा ना, अल्फा प्लस 8 और अल्फा प्लस 8 हो जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 28, नहीं इसका आ जाएगा आपका 264 क्या आ रहा है 2 प्लस, हाँ तो ये अल्फा प्लस 8 अल्फा, ये अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 14, हाँ ये सब आप कर लीजिएगा। हम और सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ मिटा के। हाँ ये कितना बना लिया आपका, ये अल्फा प्लस 8 का होल स्क्वायर बन गया और ये साथ क्या बन गया, अल्फा माइनस 2 और अल्फा, ये सॉरी गलती कर दी ना, ये अल्फा माइनस 8 होगा ना, अल्फा माइनस 8 होगा कि अल्फा प्लस 8 होगा, हाँ ये आपका प्लस ही होगा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 8 का होल स्क्वायर, अब क्या आ गया अल्फा माइनस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 ना, लेस देन इक्वल टू 0। और आपको पता होना चाहिए कि अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 9/8 है, समझ गए, ग्रेटर देन माइनस 8/8। बात आपको समझ में आ रहा ना कि अल्फा का वैल्यू इसी से बड़ा लेना है, इससे कंडीशन निकला। अच्छा अब इवन पावर को हम उड़ा देते हैं, अपने को पता है, बट ये मानते हुए कि जब भी उड़ाते हैं तो इसका रूट चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या अल्फा का वैल्यू कहाँ पर 0 रहा -8 पे, तो अल्फा का वैल्यू -8 होगा या नहीं होगा, तो अल्फा का वैल्यू -8 होगा। लेकिन ये क्या बोल रखा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, -9/8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू -8 ये लेने के लिए ही नहीं बोल रखा है, पहली बोल रखा है अल्फा का डिफाइन कब होगा, जब -1 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा। देखो ना इसका मतलब ये होगा ना, ये तो माइनस अल्फा का 8 है कि मतलब किसको नहीं लेंगे, इसके अनुसार -8 का अल्फा लेते हैं, बट इसके अनुसार -8 का वैल्यू ये नहीं लेंगे। समझ रहे बात को, ऐसे भी इसके साथ इंटरसेक्शन हो गया रहा था, समझ गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 2 से 14 आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया बात को, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए पूछ रहा है क्या क्या फंक्शन है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्टकट तरीका हम बता देते हैं और लॉन्ग कट भी बता देते हैं। हाँ देखिए क्या है कि आपका जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x² - x + 5 और 7x² + 2x + 10। तो देखिए इसका रूट नहीं निकल पाएगा क्योंकि दोनों का d निगेटिव है, समझ गए, दोनों का d क्या है, निगेटिव। हाँ देख लो ना, b² यानी कि 4 माइनस इतना तो बहुत बड़ा, हाँ निगेटिव हो जा रहा है, ये भी क्या हो जा रहा है, d निगेटिव। और दोनों का a पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव और d निगेटिव, मतलब x का वैल्यू ऊपर कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और x का वैल्यू नीचे भी कुछ रखो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये ओवरऑल क्या बनकर आएगा, पॉजिटिव ही बनकर आएगा, समझ गया। तो रेंज का मतलब क्या आ गया कि पॉजिटिव आएगा। हाँ इक्वल टू नोट कोडोमेन, देख रहा कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। ये पहली बात पता चल गया। और दूसरा तरीका आपको कैसे पता लगाने का था कि आप y बराबर मिलकर क्या बना रहे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना चाहते थे, रेंज निकालिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ आ जाएगा पॉजिटिव में। हाँ लेकिन ये शॉर्टकट आइडिया हो गया, इनटू फंक्शन। अब 1 1 और मेनी 1 का बात रहा, तो एक आपको अलग ट्रिक बताते हैं। हाँ
एक तो पहली बात क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आप बुरा तरीका से पिट जाइएगा, हाँ बुरी तरीका से पिट जाइएगा। आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दें, आप कुछ दिमाग में बताओ, जितना बता देते हैं वही सही है, समझ गया। ये एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, 2x² माइनस एक्स प्लस 5 और 7x² प्लस 2x प्लस 10। आप एफ एक्स का स्थान पर 0 रख दो, इसका स्थान पर 0 रख दो, तो ये आ जाएगा आपको 5/2 नहीं 5/2 नहीं 10/5 क्या आएगा, 5/10 आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा। हाँ 0 एक्स के स्थान पर क्या रख दिए 0 और इसको बराबर कर दिए इसी के बराबर, समझ गए। क्या करें, एफ एक्स के स्थान पर 0 रखें 5/10 आ गया और इसको बराबर कर दिए इसके, और इसमें क्या कीजिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। एफ एक्स का स्थान क्या रखें 0, समझ गए, तो आ गया 5/10। 5/10 के बाद क्या करें, आ रहा है देखो ना 5/10 तो ऐसे ही दिख रहा है। हाँ इसके बाद इसको बराबर 5/10 के ही बराबर कर दिया, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए। हाँ तो आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक जो आएगा वो आ जाएगा 15x² प्लस 20x इज इक्वल टू 0, समझ गए। तो यहाँ पर से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जब कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि x का वैल्यू 0 आ गया और -4/3 आ गया। इसके मतलब क्या हुआ कि 0 के लिए तो 5/10 आ ही रहा था, अब -4/3 के लिए भी 5/10 आ गया। नहीं समझ में आया कि 0 रखे थे 5/10 के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए, 2 वैल्यू आ गया 0 और -4/3 आ गया। हाँ तो 0 के लिए कितना रहा था 5/10 आ रहा था, इसमें 0 रखेंगे तो 5 क्या आएगा 10, और -4/3 रखेंगे तब पर भी 5/10 ही आ जा रहा, मतलब 2 वैल्यू के लिए क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया कि आपका 0 के लिए और -4/3 के लिए दोनों के लिए क्या बन के आ गया 5/10 ही बनकर आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया मैं नहीं बना, ये सब ट्रिक है, समझ गए। ठीक है सर, ठीक है अब आगे पढ़ाते हैं इसमें हम। मॉर्निंग सर स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत क्या है, फंक्शन R2R है, समझ के बाद फंक्शन R2R है, इज डिफाइंड एज, अगर इस क्या है कि अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग है, मान डोमेन तो 2 ही पार्ट दिया है, एक डोमेन आपको क्या दिया है कि 0 से कम है, एक डोमेन आपको क्या दिया है कि 0 से ज़्यादा है। तो अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग फंक्शन है, इस तरह का क्वेश्चन को बोला जाता है पीस वाइज डिफाइन, समझ गए बात को, पीस वाइज डिफाइन इस टाइप को फंक्शन को बोला जाता है, समझ गए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप बोल कह रहे हैं कि एफ एक्स जो है 1 फंक्शन है, देन एम का वैल्यू क्या आएगा, समझ गए बात को। अच्छा पहली बात ये दिख रहा है कि पहले बना लेते हैं ग्राफ बनाते हैं, 1 फंक्शन बोल रहा है 1 है ना, हाँ 1 तो 1 फंक्शन का मतलब क्या हो रहा होगा कि आपका ग्राफ या डोमेन में क्या हो रहा होगा इंक्रीज ही करते जा रहा होगा, समझ गए बात को। क्या एफ R2R इज डिफाइंड एज, अच्छा ये जो है पाराबोला है आपका, लेकिन पाराबोला ये जो है हाँ क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो पाराबोला बनेगा, और ये किसके लिए डिफाइन है x के निगेटिव के लिए, ये आपका क्या है 0 है, समझ गए बात को। तो इसके डोमेन में तो 0 है, देखते हैं 0 पे इसका वैल्यू क्या आता है -1 आ रहा, 0 रखते देखो ना इसमें क्या रहा -1, मतलब कि पाराबोला कुछ ये इस टाइप का बनेगा। हाँ अगर पूरे पाराबोला बनाया जाए तो इस तरह का पाराबोला बनेगा, बट अब इधर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इस तरफ जैसे ही मूव करेंगे हमारा क्या होने लगेगा x क्या होने लगेगा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए, इस तरफ जाएगा नहीं, यहाँ तक ही सिर्फ आ पाएंगे। हाँ इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, क्यों, क्योंकि बोल रखा है कि डोमेन में x है और x का रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ये क्लियर है आपका ये बात। अच्छा अब x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका mx -1 एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका mx -1, मतलब ये हाँ तो आपको क्या बता रहे थे कि ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप क्या है m है, समझ गए। तो m आपका क्या क्या हो सकता है, m जब तक पता नहीं है m पॉजिटिव भी हो सकता है, m निगेटिव भी हो सकता है, m 0 भी हो सकता है, समझ गए, सब कुछ हो सकता है, जब तक पता नहीं है स्लोप के बारे में m कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो ये आपका जो x से निगेटिव के लिए ये ग्राफ बना, समझ गए। अगर स्लोप हाँ स्लोप x के डोमेन में ग्रेटर देन 0 के लिए डोमेन अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में कुछ इक्वेशन ऐसा रहेगा, क्यों तभी तो स्लोप देखिए ना, यहाँ पर थीटा क्या आ गया 90 से कम है, तो क्या आ गया स्लोप क्या हो गया आपका पॉजिटिव बन गया। तो इस कंडीशन में अगर वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो क्या 2 पॉइंट को कट कर देगा, तो आपका 1 फंक्शन बना नहीं बन पाएगा,
वन वन तो बन ही नहीं पाएगा, वन वन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। इसे देखो ना, कर्व बना लिया ना, तो यानी कि m का वैल्यू पॉजिटिव नहीं लेंगे, ये कट गया, समझ गए। यानी कि आप चाहिएगा तो फिगर अलग अलग बना लीजिएगा, हम एक ही से काम चला लेते हैं क्योंकि आपको कॉपी बाद में पढ़ना पड़ेगा ना। अब चेक करते हैं कि m का वैल्यू 0 लेते हैं। तो m का वैल्यू 0 लेने का मतलब क्या है कि स्लोप 0 हो जाना, टेन थीटा का वैल्यू 0 हो जाना या थीटा 0 हो जाना, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा लाइन। तो इस कंडीशन में भी क्या आएगा, बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा। मान चलो अगर यही हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बहुत पॉइंट पे कट कर जाएगा, समझ गया। यानी कि m का वैल्यू क्या होगा, 0 भी नहीं होगा, ये भी कट गया। फिर m का वैल्यू क्या होगा, एक ही बचता है, नेगेटिव, समझ गए, नेगेटिव। क्यों निगेटिव भी अगर आएगा तो लाइन कुछ ऐसा जाएगा, समझ गए, लाइन कुछ ऐसा जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर निगेटिव हम लाइन ऐसा बनाते हैं तभी तो लाइन मान के चलिए, अगर ऐसा बनाते हैं, ऐसा लाइन बनाते हैं तभी हमारा थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और लाइन क्या बन जाएगा, लाइन क्या बन, ये लाइन ऐसा बन जाएगा। तो फिर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट पर करेगा, फिर 1 1 फंक्शन नहीं। लेकिन सोचो, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इस तरफ लाइन अगर ऐसे बनाते हैं तो डोमेन आपका इस तरफ का आ जाएगा, जबकि डोमेन क्या बोला है, इस तरफ का, यानी लाइन बनेगा ही नहीं, बुड़बक बना रहा लाइन है ही नहीं, समझ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव वाला, m का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। ये बात समझिए कि लाइन तो यूं बनाएंगे हम, अगर निगेटिव बोल रहे हैं तो लाइन तो यूं बन जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में फिर खींचेंगे 2 पॉइंट कट जाएगा। लेकिन अगर हम पागल नहीं जो इस तरफ लाइन बनाएंगे, इस तरफ लाइन क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरफ लाइन बनाने का मतलब है कि जो डोमेन मिलेगा निगेटिव के लिए मिलेगा, निगेटिव डोमेन जो मिलेगा उस लाइन को निगेटिव मिलेगा, जबकि डोमेन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बनाने के लिए। तो m का वैल्यू ऑब्वियस है कि निगेटिव मिलेगा, तो आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, पॉजिटिव है, आपका ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। इन दोनों में आंसर कौन होगा, ये बोला x का वैल्यू 0 नहीं लेना है, ये क्या बोल रहा है कि m का 0 पे आ जाएगा ना, 0 पर ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका ये होगा। समझ गए बात को, ये बोला m का वैल्यू 0 लेंगे, अगर m का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिए, अगर m का वैल्यू 0, इसमें क्या है m का वैल्यू 0 है, तो 0 लेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा ना, तो 0 लेंगे ही नहीं, तो आपका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये भी क्या है कि लेट अ फंक्शन f डिफाइन R टू R, मतलब डोमेन भी R है और को डोमेन भी क्या है, R है। एज फंक्शन ये दे रखा है पीस वाइज। हाँ, इफ फंक्शन इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मतलब को डोमेन बराबर रेंज, तो आपका को डोमेन क्या दे रखा है, R, तो पक्के से रेंज भी इसका R होना चाहिए, फंक्शन का रेंज भी क्या होना चाहिए, R। तो बोल रहा कि फंक्शन का रेंज अगर R आ जाएगा तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, समझ गए। तो फिर से बनाते हैं, x एक्सिस, ये y एक्सिस, क्या बोल रहा है यहाँ पे तो स्लोप सीधा दे रखा है कि 1 है। हाँ, y इक्वल टू क्या आता है, x प्लस m, समझ गए। तो कुछ नहीं तो 1 रहता है तो स्लोप क्या आता है आपका, 1 आता है। हाँ, तो स्लोप 1 आता है, तो स्लोप y इक्वल टू स्लोप 1 आता है, और क्या है आपका m है प्लस m, तो लाइन और कहाँ बोला है, x इक्वल टू लेस देन 1 पे। हाँ, लेस देन 1 पे डोमेन, तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 यहाँ होगा। हाँ, तो y इक्वल टू लाइन x ऐसे होता है, y इक्वल टू x लाइन ऐसे होता है ऐसे, लेकिन इसमें प्लस m कर दिया है, समझ गए बात को, प्लस क्या कर दिया m, तो क्या आ जाएगा, ये लाइन यहाँ तक आ जाएगा, समझ गए। और यहाँ करते हैं, अच्छा इस पॉइंट पे x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस m आ जाएगा। हाँ, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस m, थोड़ा सा 1 इस तरफ ले लेते हैं ताकि अच्छा से रहे। ये 1 यहाँ ले लिए, तो इस वक्त y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस m आ जाएगा, आ जाएगा। सोचो ना, जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, और होल दे दिए हैं इस पे। हाँ, अच्छा ये तो लाइन तो हो गया x प्लस m के लिए। हाँ, आप लोग अच्छा सा स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि अबर ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बट m के बारे में अबर पता नहीं है अपने को कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या होगा। हाँ, इसमें डोमेन में x का वैल्यू 1 लिया है, अबर x से बड़ा है, x से क्या है, बड़ा है, तो मान के चलते हैं कि स्ट्रेट लाइन आपका मे बी ऐसा हो सकता है, समझ गए, स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अपने को पता नहीं है। हाँ, आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है। हाँ,
आपका स्ट्रेट लाइन यहीं से भी हो सकता है। समझ गया बात का? ये हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, ये सब के लिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप सब क्या लिए हैं? पॉजिटिव। अगर स्लोप निगेटिव लेते हैं तब क्या हो सकता है? अगर स्लोप 0 के बराबर लेते हैं तब क्या हो सकता है? स्टार्ट करते हैं। क्या कि आपका स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है? इसके बाद यहां तक तो पहले ही दे रखा है, स्लोप 1 पता था। अबर क्या है? स्लोप पता ही नहीं है अपने को। समझ गया? अबर क्या है? अपने को स्लोप पता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या खींचनी है कि लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता है, समझ गए, एक से ऊपर भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता है। अच्छा, ये क्या ऑन टू होगा या नहीं होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन कितना है? आर। तो रेंज भी आपका आर होना चाहिए। तो क्या इस फंक्शन में रेंज आर है? नहीं है। कैसे नहीं है? इतना दूर वाई का फंक्शन टूट चुका है, समझ गए? तो ये वाला लाइन ऑन टू नहीं होगा। समझ गए बात को? कैसे नहीं? इतना दूर ग्राफ क्या हो गया? टूट गया। क्या ये तो रियल नंबर नहीं हो पाया, ये इतना दूर बस टूट गया, क्योंकि इसका ऐसा लाइन बनाना है कि रेंज भी इसका क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। क्या इस फंक्शन का इसका रेंज आर है? बिल्कुल है। ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, मतलब सर्जेक्टिव है। कैसे? देखो माइनस, ये ग्राफ कहाँ से आया? माइनस इन्फिनिटी से, और कहाँ तक चला गया? प्लस इन्फिनिटी तक, और कहीं भी ग्राफ टूटा नहीं है। तो तुम सोच रहा होगा यहाँ पर तो ग्राफ टूटा है, हो लगे ना, तो बट यहीं से स्टार्ट भी तो हो गया। क्या? अच्छा, ये वाला होगा ऑन टू फंक्शन? बिल्कुल होगा। ये टूटा नहीं है कहीं पर, और नीचे ही आ गया है। इस पार्ट को 2 बार ले लिया है। ये सोचो ना, यहाँ से यहाँ तक गया, y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कवर किया, तो ऑब्वियस बात है ये यहाँ पर आ गया, तो इतना दूर तो कवर कर ही लिया है, तो मतलब कि ये भी होगा। तो कंडीशन क्या लगा लेते हैं? अच्छा, इस पर 1 के लिए क्या होगा? इस पे मान के चलो, इस पे ले लेते हैं, यहाँ इसके लिए यहाँ ले लेते हैं। इसके लिए 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2m-1। यहाँ पे 1 के लिए, इस ग्राफ के लिए, यहाँ पर कितने लिए आ गया? 1 + m आ चुका है, समझ गए? तो क्या होगा कि कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि या तो लाइन, ये जो लाइन दूसरा जो लाइन खींचे हैं, या तो इसी पे ओवरलैप हो जाए, या तो उससे नीचे रहे, समझ गए? क्योंकि इससे जैसे ही ऊपर अगर लाइन यहां पर से भी खींचाना स्टार्ट हो गया, तो इतना दूर ग्राफ क्या गया? टूट गया, और रियल नंबर इसका रेंज नहीं मिल पाएगा, समझ गए? तो रेंज कब मिलेगा? या तो इससे नीचे रहे, इससे नीचे रहे, देख रहा है, इससे नीचे कहीं से भी खींचो ना, पूरे रेंज को ले लेगा, समझ गए? या इस पर ओवरलैप कर दें, तो इसके मतलब क्या हो गया कि 2m-1 से हमेशा बड़ा, चाहे यहां पर भी अगर आता है तो x के 1 के लिए क्या आ जाएगा? 2m-1 यहां बन जाएगा, समझ गए? तो कंडीशन क्या लगा सकते हैं? कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि m+1 जो है ऊपर वाला, वो हमेशा या तो इसके बराबर रहे या इससे बड़ा रहे। बराबर क्यों लगाएं? क्योंकि ये वाला लाइन यहां से भी खींचा जा सकता है, ये वाला लाइन का ग्राफ यहां से भी खींचा जा सकता है, इसलिए क्या कर दी कि ये वाला, देख रहा, ये वाला पॉइंट हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, हाँ, और इसके बराबर है। अगर मान चलो इस लाइन ओवरलैप कर गया, तो 1 + m और 2m-1 दोनों क्या हो जाएगा? यहीं पे हो जाएगा, अगर ओवरलैप कर जाएगा तो हमेशा होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ अगर सोचो कि अगर m का ये सब तीनों लाइन जो बनाए m पॉजिटिव के लिए बनाए हैं, अगर m का वैल्यू निगेटिव होता तो ग्राफ कैसा बनता? कुछ लाइन ऐसा बन जाता आपका, समझ गया? लाइन कुछ ऐसा आपका बन जाता, तभी तो ये स्लोप निगेटिव बन पाता। तो इस कंडीशन में क्या होता कि ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर गया रहता, तो m का वैल्यू तो निगेटिव होगा ही नहीं, कदापि नहीं हो सकता m का वैल्यू निगेटिव। अगर m का वैल्यू 0 हो सकता है, समझ, सोचा ना कि m का अगर निगेटिव होगा तो लाइन कुछ ऐसे बनेगा, हाँ, उस कंडीशन में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 2 पॉइंट को कट कर देगा। अगर m का वैल्यू 0 लेते हैं तो वो लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, स्लोप 0। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ओवरलैप कर जाएगा, तो बहुत पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो m का वैल्यू कभी निगेटिव भी नहीं होगा। तो मतलब कि ये भी सोच लें कि m का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ये भी कंडीशन लगा लिए, ये समझ गए बात को? m का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ कंडीशन क्या इंटरप्रेट कर लिए कि 2m, और इस तरफ आ गया तो क्या आ गया? -m ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब m इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब m का वैल्यू क्या आ गया? -∞ से 2, और इसके साथ इंटरसेक्शन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ये क्या बोल रहा? 2 से बड़ा, और ये क्या बोल रहा? -∞ से 2। तो आंसर क्या आ गया? x का वैल्यू 0 से 2। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सोचो ना, अगर m का वैल्यू अगर 0 आगे रहता तो लाइन कुछ इस तरह बन जाता ना, लाइन कुछ इस तरह बन जाता। हाँ, सब कुछ आपको क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखिए सर, अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशन। समझ गए? आपका जो भी पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, आई होप कि आपका बहुत अच्छा से क्लियर होगा। उससे क्वेश्चन आईएससी में आता है, आईएससी का ही टॉपिक है। आप जाकर एनसीईआरटी का या आरएस अग्रवाल का बुक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखिए, आपका होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन में इस तरह कर का होगा। समझ गए? अब न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शायद ये टॉपिक आपका बुक में नहीं होगा। हाँ, ये जो टॉपिक रहता है, किसी भी अगर एडवांस या जेईई मेंस लेवल का बुक बनाते हैं तो उसमें ये टॉपिक के नाम पर तो नहीं रहता है, बट क्वेश्चन में रहता है। हाँ, उसी के एक अलग टॉपिक बना दिए हैं, फंक्शनल इक्वेशन। समझ गए? तो देखिए कैसे। हाँ, ये आपका आईएससी का नहीं है, अगर चाहें तो कोई स्किप कर सकते हैं इसको। हाँ, कि आगे आगे बढ़ाकर देखते हैं फिर न्यू टॉपिक कब आता है आपके पास, क्योंकि अभी इस पर लंबा 1 घंटा तो चलने वाला है इस पर लेक्चर। समझ गए? तो क्या करते हैं कि इसको पहले समझने का कोशिश करते हैं कि ये है क्या, फंक्शनल इक्वेशन है क्या, कैसे सॉल्व होता है फंक्शनल इक्वेशन। समझ बात क्या? फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि खुद से माइंड में आना कि अच्छा इसके स्थान पर ये रख दो, इसके स्थान पर ये रख दो, इसके स्थान पर ये सोच लो। हाँ, इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने को क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं कि एक्स के स्थान पर कुछ अपने से सोच लो। हाँ, फंक्शन के स्थान पर कुछ खुद से सोच लिया करो। समझ गए? क्वेश्चन को देखकर खुद से सोच लो, अच्छा ये पुट कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे आपको कुछ याद करवाते हैं बात को। समझ गए? तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन। हाँ, स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन का कि मान के चलिए पहला आपका क्या याद रखा है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, दो फंक्शन का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों अलग अलग एडिशन में हो जाता है। तो ऐसा कौन सा हथियार तेरे पास है कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदल देता है? इसके पास सिर्फ एक ही के पास ये हथियार है, लॉग के पास। इसलिए सोच लीजिए कि fx का स्थान पर लॉग रख लो। सोच लो इसके स्थान पर अगर लॉग लगा देंगे तो दो अलग अलग फंक्शन बन जाएगा। नहीं समझ में आया बात? कैसे सोचना कि कहीं फंक्शन में लिखा हुआ है x इंटू वाई, समझ गया, और तुमको कुछ ऐड करके चाहिए तो क्या ले लेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे। मतलब आपका ये सोचना चाहिए, मान के चलिए कि आपके पास ये नहीं लिखा रहता, समझ गए, आपको ये दिया रहता कि fx इंटू वाई कैसे हो सकता है, माने माइंड काम करेगा कि fx इंटू वाई, और यही दोनों का क्या है? सम में हो गया है। हाँ, तो आप सोच लोगे अच्छा अगर f के स्थान पर अगर लॉग रख देते हैं, अगर यहाँ पे लॉग रहता तब ये हो जाता। अब बोल सकते थे कि नहीं, तब हो सकता था। तो इसी तरह क्या सोचनी, fx इक्वल टू के लॉग। हाँ, के कोई कांस्टेंट है जो यूज हो जाएगा खुद ब खुद। बस इतना माइंड करो कि मल्टीप्लिकेशन को ये करने मतलब सेटिस्फाई तो कर जाता है ना पक्के से। इसी तरह अगर डिवाइड रहेगा तब पर भी लॉग लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसी तरह सोचो कि अगर अंदर ही अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो और बाहर अलग अलग बन के आ जाए। समझ गए बात को? क्या है? बाहर अलग अलग बन जाए तो आप सोच लो कि fx के स्थान पर x का पावर n आएगा, fx के स्थान पर क्या आएगा? x का पावर n आएगा। समझ गए बात को? इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आता है। समझ गए? प्रूफ भाई चाहे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझा दे सकते हैं आपको, प्रूफ तो नहीं बोला जा सकता। समझ गए बात को? लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि अगर दो फंक्शन का अंदर ही अंदर मल्टीप्लिकेशन हो और बाहर दोनों अलग अलग मल्टीप्लिकेशन बन के आता है तो आप fx का स्थान पर हमेशा क्या करना है? x का पावर n लगा देना। ये समझना कैसे करते हैं कि मान चलो सोच लिए कि fx का स्थान पर क्या किए? x का पावर n, और आपको वैल्यू किसका चाहिए? fx इंटू वाई का। मतलब कि x के स्थान पर क्या रख लेते हैं? x इंटू वाई रख लें, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? x इंटू वाई का पावर n हो गया। सोचो ना, x के स्थान पर x इंटू वाई रखनी है तो यहाँ पर भी क्या आ गया ये। तो इसको अलग अलग जब करेंगे तो क्या आएगा? x का पावर n और y का पावर n आ जाएगा। समझ गए? अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा। तो इस बात को fx लिख सकते हैं और इस बात को क्या लिख सकते हैं? fy लिख सकते हैं। देखो ना, x का पावर n को ही तो fx बोले थे, इसको x का पावर n को बोले fx, तो y का पावर n को क्या बोलेंगे? fy। हेंस प्रूफ हो गया। तो बस ऐसे ही सोचना है। समझ गए? बस एक दो बातें याद रखना। इसी तरह देखिए कि अगर दो फंक्शन का ऐड अंदर में इनपुट में दो फंक्शन का ऐड और बाहर में उसी चीज का मल्टीप्लिकेशन बन के आ जाता है तो fx का स्थान पर a का पावर a सोचना है, a का पावर x सोचना है। समझ गए? देखिए ये सब याद रहता नहीं, इससे जनरली ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, बट कहीं कहीं आ जाता है। समझ, इसलिए परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। बस अभी तक लगता है कि फंक्शन में यही बात है जो याद करने लायक, जो मुझको भी याद नहीं रहता। हाँ, जो रट्टा मारने वाला रहता है मुझको भी नहीं याद रहता। लेकिन याद करने का एक तरीका क्या बनाते हैं कि मेरा जो नोट्स कॉपी रहता है, समझ गए, जो मेरा नोट्स कॉपी रहता है उसमें क्या जो याद करने वाला बात रहता है ना उसको लिख लेते हैं रिमेंबर। समझ गए? और जो याद करने वाला बात रहता है लिख लेते हैं। याद करने वाला बात जैसे 2, याद करने वाला बात 3, ऐसे करके क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो कभी देखते नहीं है
समझ गया। लेकिन जब पता है कि फंक्शन का अपने को टेस्ट देना है तो ये बात को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे रहेगा तो ऐसे कर लेंगे। बस टेस्ट देने के लिए वो आधा घंटा तक याद रहता है, उसके बाद मैं भी भूल जाता हूँ। हाँ, लेकिन आप ये याद रखना कि अच्छा फंक्शन में ये चीज़ याद रखना है, बाकी तो कंसेप्चुअल था, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं अभी तक फंक्शन में। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हमको ऐसा नहीं लगता है, सब समझने वाला चीज़ बात था, समझ गए। तो यही बात है, आप भी ऐसा अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। समझ गए। क्या बोले कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दोनों अलग अलग मल्टीप्लिकेशन क्या आता है तो एक्स का पावर एन, दो अलग अलग एडिशन का दोनों मल्टीप्लिकेशन का बन के आता है ए का पावर एक्स। इसको भी देखो प्रूफ करते हैं कैसे, कि कहीं पर मान चलो लिख रखा है एफ एक्स का ले लिए ए का पावर एक्स, तो क्या करना है एक्स प्लस वाई यहाँ पर ले ले, तो क्या कर लेते हैं एक्स का स्थान पर क्या रख लेते हैं एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर भी क्या आ गया एक्स प्लस, अच्छा एक का पावर एक्स है ना, तो x प्लस और यहाँ पे क्या आ गया पावर x पर आ गया, तो इसके मतलब क्या आ गया x का पावर x बनकर आ गया। सॉरी हम गलती कर रहे हैं कुछ, हम कुछ तो गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या सोच लिए a का पावर x, a का पावर x, सॉरी यहाँ सोच लें क्या a का पावर x, तो जब x यहाँ करेंगे तो यहाँ बदलेगा ना, जैसे कि x के स्थान पर क्या रख लिए x प्लस वाई रख लिए, x के स्थान पर x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा इसके पावर x प्लस वाई आ जाएगा ना, a का पावर सोचो ना x का था तो a पर पावर x आया था, जब यहाँ पर x प्लस वाई कर दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई, तो इसके मतलब क्या आ गया अलग अलग लिख सकते हैं a का पावर x और a का पावर y, तो a का पावर x को क्या बोले थे एफ एक्स, तो इसको क्या बोल सकते हैं एफ वाई। समझ के बात है, यही तो था। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में आ गया, अच्छा सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, अरे बेस बेस में तो पावर पावर ऐड मल्टीप्लिकेशन में तो होता है, हेंस प्रूफ। समझ गया। तो कैसे अगर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ही निकला तो एक्स का पावर एन, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ही निकला तो एक्स का पावर एन, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ही निकला तो एक्स का पावर एन, प्लस का अगर मल्टीप्लिकेशन निकल गया प्लस का, हाँ तो क्या लगा लेना एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स। समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको आखिरी याद रखना है, 3 पॉइंट आपको याद रखना है, उसमें भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ यही पॉइंट से अगर आता है तो क्वेश्चन इसी पॉइंट से आएगा। समझ गए कि क्या कि अगर दो फंक्शन रहे, हाँ दो फंक्शन इनपुट में देखिएगा, एक एक्स है तो एक उसका रेसिप्रोकल है, एक एक्स है तो एक क्या है उसका रेसिप्रोकल है, और दोनों का अगर अलग अलग सम बन के आ जाता है, समझ गए, तो एफ एक्स का स्थान पर क्या सोच लेना है 1 प्लस माइनस एक्स का पावर एन, ये इसको सेटिस्फाई करता है। हाँ अगर इसके स्थान पर रखिएगा फिर वैल्यू रखिएगा तो दोनों हमेशा क्या आते रहेगा बराबर बराबर आते रहेगा। बात समझ रहे हैं, से 2 रहता 1/2 रहता, और इस पर रख के देखिएगा तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर हो जाएगा। आप खुद एग्जाम्पल ले लेके समझते रहिएगा। समझ गए, ये आपका टास्क है। बाकी प्रूफ जब लिमिट वगैरह पढ़ लेंगे तो लिमिट से ये प्रूफ हो जाएगा। समझ गए बात को, इसे करके देख लीजिएगा ना, आते रहेगा। समझ गए, आपका आते रहेगा। समझ गए बात को। हम तो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या रखना है कि फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन, फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, दोनों का सम बनकर आ जाएगा। तो एफ एक्स का स्थान पर 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन रख के करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा फंक्शन। समझ गए बात को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए स्टैंडर्ड फंक्शन एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। बस ये 3 पॉइंट क्या कीजिएगा ना, कहीं पे लिख लीजिएगा। लॉग वाला तो ऐसे भी याद रहता है, ऐसे वो जरूरत नहीं पड़ता, वो तो समझाने के लिए बस ऐसे ही बता दिए थे कि क्या कहिए 3 पॉइंट कहीं भी लिख लीजिएगा। कभी भी फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो ये 3 पॉइंट को तो जरूर पढ़ेंगे, खास करके ये पॉइंट। समझ गए, इस पर 5 स्टार लगा दीजिएगा जब नोट में लिखिएगा। और कहीं भी ऐसा लिखिएगा, कॉपी को ऊपर में लिख लीजिएगा। मान चलिए चैप्टर का जो पेज पलटते हैं और जो कंटेंट बता वहां पर लिख दीजिएगा फंक्शन, हाँ रिमेंबर दिस, हाँ चाहे टॉपिक का नाम दीजिएगा फंक्शनल इक्वेशन रिमेंबर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इस पर स्टार लगा दीजिएगा इसे तीसरा पॉइंट पे। समझ गए बात को। और आपको कभी भी टेस्ट देना रहे, एग्जाम देना रहे, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो ये चीज़ तो पढ़ के जाना है अपने को, बस तब याद रह जाएगा। बाकी ऐसे भूल जाना तो कोई बात नहीं, ऐसे भूल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन टेस्ट देने जाना है इससे रिलेटेड बना जाए, शायद क्वेश्चन आ जाए तो हम तुरंत सोच लें। समझ गए बात को। तो जैसे देखिए क्या बताएं कि दो अलग अलग ऐड का अगर मल्टीप्लीकेशन, अगर क्या बताए थे, अगर मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन ही आउटपुट आ गया तो एक्स का पावर एन। समझ गए, मल्टीप्लीकेशन का ही मल्टीप्लीकेशन आ गया तो एक्स का पावर एन, यही था ना। एक बार देख लेते हैं, हमको भी याद नहीं रहता ये। हाँ मल्टीप्लीकेशन, हाँ एक्स का पावर एन। अगर क्या बोले, एक पॉइंट छूट गया क्या,
मल्टीप्लिकेशन का मल्टी, हाँ। और अगर क्या बोले थे कि अगर सम का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो a टू द पावर x, समझ गए। तो अगर ये कंडीशन आपको स्टैंडर्ड फंक्शन का दिया हुआ है तो आप कंडीशन एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट क्या सोच लीजिए, a का पावर x, ये सोच लिए। ये जैसी कंडीशन आप देखें अब तुरंत ये कंडीशन लगा लो, समझ गए बात को, ये कंडीशन लगा लीजिए। अच्छा, आपको f ऑफ 4 का वैल्यू दे रखा है 16, समझ गए। तो क्या लिखते हैं, x के स्थान पर क्या रख लेते हैं, पुट x के स्थान पर 4, क्यों, क्योंकि f ऑफ 4 का वैल्यू पता था। तो x का जहां जहां x है वहां वहां पे क्या रख लेंगे 4। तो क्या आ गया, f ऑफ 4 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 आ जाएगा, a टू द पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, f ऑफ 4 का वैल्यू क्या है आपके पास 16, तो a का पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और ये a का पावर 4। तो क्या आ गया, पावर पावर सेम तो बेस बेस सेम, a का वैल्यू क्या आ गया 2, देयरफॉर एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2 का पावर x, a का वैल्यू 2 है ना, 2 का पावर x हो जाएगा। देखो ना a का वैल्यू निकाल लिए ना, तो एफ एक्स का हमारा क्या बन जाएगा, a का पावर x माने थे, ये मान लो लेट, ये माने थे, a का वैल्यू निकाल लिए 2 का पावर x। तो आपसे पूछा है क्या f ऑफ 3 का वैल्यू, तो x के स्थान पर क्या रख लेते हैं 3, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 3, इसलिए f ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आंसर। ये समझ गया कैसे बना है, क्या किए फिर से बता देते हैं। ये कंडीशन जैसे ही देखें a का पावर x सोच लिए, फिर देखें गिवन क्या है, तो देखें कि अच्छा x के स्थान पर 4 रख दिया, तो x के स्थान पर 4 रख दिए, तो a का वैल्यू निकालनी है, तो अपना एफ एक्स निकल गया। अब एफ ऑफ 3 बोले, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5 जो निकालने बोलेगा सब निकाल सकते हैं जब एफ एक्स का वैल्यू ही पता हो गया तो, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ, कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, समझ गए, सेटिस्फाई द कंडीशन दिस। हाँ, इस कंडीशन को क्या करता है, ये सेटिस्फाइड करता है, समझ गए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई। एफ ऑफ 2 का वैल्यू दे रखा है, एफ ऑफ 5 का वैल्यू पूछ रखा है, तो इस कंडीशन को जैसे ही सेटिस्फाई करेगा हम पट समन क्या सोच लेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू जो होगा 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n होगा। समझ गए बात को, जैसे ही कंडीशन था ये सोच लिए, यानी एफ एक्स का वैल्यू 2 को सोच लिए, क्या 1 प्लस एक्स का पावर 1 और एक क्या सोच लें एक्स का, एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स का पावर n। अब देखेंगे दोनों में से कौन सेटिस्फाई होगा, दोनों में से कोई एक ही सही चलता है, कभी इस पे आंसर आ जाएगा कभी इस पे आंसर आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है 7, मतलब x के स्थान पे 2 रखने के लिए बोल रहा है, तो रख लिए x के स्थान पे 2, तो आ गया 1 प्लस एक्स के स्थान पे 2, सॉरी 2 का पावर n होगा ना, x के स्थान पे 2 बोला है, इस तरफ भी रख लेते हैं, एफ ऑफ 2 1 माइनस 2 का पावर n, समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा 2 का पावर n, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है -7, समझ गए। तो -7 सोचो ना कि दो चीज़ का सम कभी -7 आ सकता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, हाँ 1 प्लस 2 का पावर n कर लेते हैं। अगर इस तरफ ला गए तो -8 2 का पावर n, समझ गए। तो इसको 8 के लिए क्या कर सकते हैं, -2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 बेस बेस सेम है नहीं है ना, तो इस तरफ से आंसर नहीं आएगा। हाँ, ये आप तुरंत तेजी से पकड़ लेंगे किस तरफ से आंसर आने वाला है, समझ गए। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया 7 और 1 माइनस 2 का पावर n, ये देखिए इस तरफ आ गया तो कितना आ गया 6, अरे क्या गलती कर दी, अरे +7 है, हाँ +7 है, ये -7 नहीं है +7 है, +7 है। हाँ, तो इस तरफ क्या आ गया +7 और 1 प्लस 2 का पावर n, समझ गए बात को, ये है +7। तो क्या इस तरफ से आंसर आएगा, ये आ जाएगा 6 2 का पावर n, नहीं आ पाएगा, हाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसको देखिए करते हैं, ये इस तरफ आ गया तो कितना आ गया, अभी भी कुछ गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा पोस्ट, हम लोग क्वेश्चन ही गलत हम एक्चुअली लिख चुके थे। हाँ, इस यहाँ पे क्या है 9 है आपका, समझ गए बात का, एफ ऑफ 2 क्या है 9, तो अब यहाँ कर लेते हैं 9, समझ गए। एफ ऑफ 2 क्या है आपका 9, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 का पावर n, ये इस तरफ क्या आ गया 8 और 2 का पावर n आ गया। अब इस लिख सकते हैं 2 का पावर 3 2 का पावर n, n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3, इस तरफ से नहीं आ पाएगा, हाँ इस तरफ 8 आ जाएगा, इस तरफ -2 का पावर n आ जाएगा, हाँ नहीं आ पाएगा ना, समझ गए। तो n का वैल्यू क्या हो गया 3, तो आपका आंसर किस तरफ से आया, x 1 प्लस एक्स का पावर n से है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, आप क्या सोचें 1 प्लस एक्स का पावर n, आना चाहिए था माइनस भी, लेकिन इस तरफ से आंसर नहीं आया, हम लोग इसी से काम चला लेंगे, समझ गए। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका बाबू 3, तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 3, तो वैल्यू आपसे क्या पूछा था 5 के लिए, तो एफ ऑफ 5 क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 का पावर 3
हो जाएगा। तो कितना आ गया 1 प्लस 125 हो गया, यानी कि आंसर कितना हो गया 126। सही है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए जो क्वेश्चन है आपका ये -7 भी अगर आता तब पर भी आंसर आता। हम कैलकुलेशन गलती कर रहे थे और फिर चेक किए तो उसको 9 हम बना लिए, हमको लगा क्वेश्चन गलत है। हाँ आपका -7 रहेगा तो इस तरफ -8 आ जाएगा ना। और देख लेते अगर यहाँ पर -7 रहता आपका, अगर -7 रहता तो इस तरफ क्या आ जाता, -8 इक्वल टू -2 का पावर n, माइनस से माइनस कट जाता तब पर भी n का वैल्यू 3 आ गया रहता। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आता, f(x) का वैल्यू क्या आ जाता 1 माइनस x का पावर n, माइनस वाला सेलेक्ट हो जाता ना, माइनस वाला। तो x का क्या आ जाता आपका 1 माइनस x का पावर 3 आ जाता, n का वैल्यू 3 आ गया ना। तो क्या आ जाता f(x) कितना पूछ रखा था 5, तो आंसर क्या आ जाता 1 माइनस x का पावर कितना आ जाता, x का स्थान 5 रखें ना, 5 का पावर 3 यानी कि 1 माइनस 125 यानी कि -124 आंसर आ जाता। समझ गए बात को। तो ये भी आपका आंसर हो जाता, समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन कि इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल। हाँ वही क्वेश्चन जो आपको गलत करके 9 लाए थे, तो देखे थे f(x) इक्वल टू आ गया था आपको, मिल गया था 1 प्लस x का पावर क्यूब, मिल गया था आपको 9 के लिए लाए थे नहीं ये सॉल्व करके x क्यूब। इसे बना देते हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो सीधा क्या सोच लेंगे 1 प्लस माइनस x का पावर n, समझ गए। तो दोनों अलग अलग लिख लेते हैं, किससे जिससे आंसर आ जाए, समझ गया, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। f(x) इक्वल टू 1 माइनस x का पावर n, तो क्या कर देते हैं 2 रख देते हैं, x के स्थान पर क्या आ गया 2, 1 प्लस 2 का पावर क्या आ जाएगा n, इसका स्थान पर लिख लेते हैं 9, तो 1 प्लस 2 का पावर n ये आ गया 8, 2 का पावर n, यानी मतलब कि n का वैल्यू क्या आ गया 3। देयरफॉर f(x) जो हमारा बन गया वो इससे आंसर नहीं आ पाएगा। हाँ तो जिससे आंसर आएगा वही लिखेंगे, क्या 1 प्लस x का पावर n का वैल्यू आ गया 3, तो n का स्थान पर क्या रख रहे हैं 3। तो आपसे पूछा क्या कि इस सब ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई किया है, समझ गए। तो अब सबका वैल्यू निकाल कर लिखना पड़ेगा, हाँ कि कौन सेटिस्फाई कर जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा चालाकी दिखाएं तो ऑप्शन को काट सकते हैं। पहली बात की कि f(x) इक्वल टू क्या है 1 प्लस x का पावर होल क्यूब। हाँ तो अगर मान चलिए f(10) रखते हैं तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, और f(11) रखेंगे कुछ और आएगा वैल्यू। ये दोनों कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये काट लेते हैं सबसे। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, ये क्या है कि अगर वैल्यू इसमें जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हाँ कि f(x) का वैल्यू क्या होगा बड़ा तेजी से इंक्रीज करेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे कि ये 3 मल्टीप्लाई रखा है f(6) ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है x के स्थान पर। ये ऑब्वियस बात है कि नहीं आंसर होगा, समझ रहे हैं ना बात को। f(6) रखेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगा f(4) के कंपेयर में, और इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ इसको तो ये ऐसे भी कट जाएगा, चेक ही नहीं करना है, तो बस चेक इसको कर लेते हैं। हाँ तो क्या कर लेते हैं f(1) f(3) निकाल लेते हैं, समझ गया। उसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं f(1) निकालने का मतलब क्या है कि x के स्थान पर 1 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 का होल क्यूब यानी क्या आ गया 2। इससे 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 f(1) कितना आ जाएगा 14 × 2 28 आ गया। इसी तरह f(3) निकाल लेते हैं, तो f(3) कितना आ गया आपका, x के स्थान पर 3 रख लेते हैं, हाँ कि 1 प्लस 3 का पावर 3 यानी कि 1 प्लस 27 यानी क्या आ गया 28, बराबर हो गया दोनों। तो ये आपका ये आंसर हो गया। इसी तरह चेक कीजिएगा तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। इसमें काट नहीं सकते थे, यहाँ पे देखो 5 कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियस बात है f(3) f(5) में f(5) बड़ा हो जाएगा, समझ गए। लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि इसको बड़ा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया ना। वही अगर 2 यहाँ कर देता हूँ 9 यहाँ रहता है तो बड़ा तेजी से कट कर देते हैं। f(5) ऐसे भी बड़ा है, f(9) और मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। हाँ जैसे पहला ऑप्शन में जो था, तो कर लेते हैं इसको 9 कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं 2 था, यहाँ 2 था ना कि 3 था, 2 था। हाँ तो आपका आंसर ये भी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, तो अगला लेक्चर में हम लेते हैं और क्वेश्चन को।